1900 में प्लांक ने बोला कि लाइट जो है स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती है। ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू प्लांक, दीज पैकेट्स these packets are called क्वांटा। इनको क्या नाम दिया जाता है? क्वांटा। ये जो क्वांटा होते हैं, ये होते क्या हैं? क्वांटा को क्या कहा जाता है? क्वांटा है सम फाइनाइट एनर्जी, सम फाइनाइट एनर्जी। इन क्वांटा के पास कुछ एनर्जी होती है। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जैसे 10 जूल, 12 जूल, 15 जूल, इस तरह से। these quanta shows some vibrations called frequency। इन क्वांटा के पास जब वाइब्रेशन होते हैं तो उसी वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी दिस फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स कलर ऑफ वाइब्रेशन, डिसाइड्स कलर ऑफ वाइब्रेशन। दिस फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स कलर ऑफ वाइब्रेशंस। हो गया? देखिए इन पॉइंट्स में ये सब एक्सप्लेनेशन किसने दिए हैं? मैक्स प्लांक ने। प्लांक की जो हाइपोथेसिस थी, जो बेस्ड किस पर थी, इन्होंने ये हाइपोथेसिस कहाँ से बनाई? इसके पहले क्या थे? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैक्स प्लांक के पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जहाँ पर आकर के फेल हो गई थी, है ना? तो प्लांक ने 1900 में क्या बताया कि लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में चलती है। मतलब प्लांक का स्टेटमेंट ये था कि लाइट कंटिन्यूस नहीं होती है, लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रहती है। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। इन पैकेट्स को क्या नाम दिया इन्होंने? क्वांटा दिया। देखिए अभी फोटॉन का नाम नहीं आया है ना? जबकि आजकल हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट फोटॉन के रूप में ट्रैवल करती है। अभी तक हम लोग लाइट को क्या जानते थे, मतलब अप टू 1900 लाइट के बारे में क्या पता था कि वो क्वांटा होती है। क्वांटा, व्हाट इज क्वांटा? हाँ, फाइनाइट एनर्जी। ठीक है। अब ये जो क्वांटा होते हैं, इनके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, इन्हीं वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये मेन चीज है कि सम वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशन आते कहाँ से हैं? ठीक। दिस क्वांटा शोज सम वाइब्रेशन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इनके पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? वाइब्रेशन से आती है। ये वाइब्रेशंस कहाँ से आते हैं? इन एनर्जी पैकेट्स के पास, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यही जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी, ये जो वाइब्रेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है? डिसाइड्स द कलर ऑफ वाइब्रेशंस। कलर ऑफ वाइब्रेशन। आप लोग स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं। हम लोग बोलते हैं लाइट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बोलते हैं कि नहीं? तो ये 7 कलर उसके पास कहाँ से आते हैं? वॉयलेट, रेड, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ये आते कहाँ से हैं? तो ये कलर कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? दिस फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स कलर ऑफ वाइब्रेशन। इस फ्रीक्वेंसी जो होती है उनके पास, वो डिसाइड करती है कि लाइट के अंदर कौन सा कलर होगा। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? वाइब्रेशन से आती है। अब ये वाइब्रेशंस कैसे बनते हैं, इनके बारे में देखिए ज़रा। मान लीजिए आपके पास ये एक एटम है, ठीक है? अब एटम के आसपास और भी तो एटम्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स होते हैं आसपास।
अगर ये सॉलिड में है तो सारे एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। मान लीजिए सॉलिड है, एक छोटा सा मेटल की प्लेट है, मेटल की सरफेस ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मेटल है, तो ये सॉलिड होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? या तो इसको हम हीट कर सकते हैं, या तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, है ना, या तो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चीज़ है। हमने यहाँ पे इसको हीट कर दिया। हीट करने से क्या फ़ायदा होता है? हीट करने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्म हाँ, थर्मल एनर्जी। इस एनर्जी को पाने के बाद मान मान लीजिए आपका अगर ये एटम है, तो एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है। अगर उनको बाहर से एनर्जी कहीं से हल्की सी भी मिल जाए तो वो इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में स्टडी किया है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या रहता है? पहले से एनर्जी कुछ मौजूद रहती है। इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से कुछ एनर्जी मौजूद रहती है, जो इनको कब मिलती है? जब हम इस एटम को हीट करते हैं। तो हमने यहाँ से हीट किया, इस एटम को हीट किया, इसको हीट किया, इसको हीट किया, सबको हीट कर दिया। अलग अलग नहीं, हमने एक साथ हीट किया, सबको इक्वल अमाउंट में हमने थर्मल एनर्जी सप्लाई की, सबको हीट एनर्जी मिली। मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल आया, किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि हमने इसको हीट किया और हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो क्या तुरंत बाहर आ जाता है? तुरंत बाहर नहीं आता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो किसी मेटल में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। उनके आसपास बिल्कुल भी हिलने की गुंजाइश नहीं होती कि कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन हिल सके, तभी तो वो सॉलिड कहलाता है। अगर वो हिल नहीं सकता तो फिर वो इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आता कैसे है? मेटल्स में क्या होता है? एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसके बावजूद अगर मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, तो कैसे आ जाता है? जब एटम्स के पास मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया कैसे? ठीक, इसके बारे में अगर देखें तो कैसे पता चलता है कि ये ऑर्बिट है। जैसे कि ये ऑर्बिट हमने यहाँ पे सर्कुलर वे में दिखाए हैं, ऐसे ये ऑर्बिट मान लीजिए। नील्स बोर ने क्या बोला था कि ऑर्बिट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, और ये सबसे अपर वाला हायर एनर्जी लेवल। अब हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी अलग अलग होती है। हर एक के पास एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर सबके पास एनर्जी अलग अलग होती है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके पास एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, किसके पास ज़्यादा होगी, किसके पास कम होगी? जो सबसे नीचे रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा उसके पास कम होगी। सबसे ज़्यादा इनके पास होती है जो ऊपर होते हैं, और सबसे कम किसके पास होती है? जो नीचे होते हैं। एनर्जी देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले ऑर्बिट में, इसकी बहुत कम एनर्जी होगी, इसके पास ज़्यादा होगी। तो जिसके पास ज़्यादा होगी उसको थोड़ी सी एनर्जी और देंगे, ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएगा। इसको निकालना कठिन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा सा आसान है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से दे दें, हल्की सी भी प्रोवाइड करा देंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। और अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए तो क्या करें? मान लिया कि इस तरह से 4 एनर्जी लेवल हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसमें से ये अपर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है। हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या हम पकड़ के बाहर खींच लेंगे, आ जाएगा? क्या तरीका हमारे पास है? हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे। हमने इसको 2 जूल एनर्जी दी। पहले हमने 1 दिया, बाहर नहीं आया, हमने 2 दिया, बाहर आ गया।
तो हम ये समझ गए कि इस अपर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 जूल की। फिर हम क्या सोचे, हमको लास्ट वाला जो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना है। इसके लिए भी हमने कितनी दी, 2 जूल। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये बाहर नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ, जिस एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल का चौथे लेवल का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हो सकता है कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब तो बाहर नहीं आ रहा। बताइए भाई, अगर 2 जूल से ये बाहर आ जा रहा है, अगर 2 जूल से ये भी आ जाता लास्ट वाला, तो हम कहते कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको सेम एनर्जी चाहिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 जूल से ये वाला बाहर आ रहा है और लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि ये बाहर आ सके। क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, ये जो है वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है। और न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होता है इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगता है या कम? ज़्यादा लगता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए कम है, फोर्स यहाँ ज़्यादा लगेगा, मतलब न्यूक्लियस ने इसको ज़्यादा तगड़े फोर्स से बांधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांधा हुआ है। जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, क्या उतना फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा? यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए, डिफरेंस है। ज़्यादा कौन है, ये वाली ज़्यादा है। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा उतना फोर्स कम। अगर इसको हम बाहर निकालना चाहेंगे और हम थोड़ी सी भी एनर्जी इसको देंगे तो न्यूक्लियस तुरंत इसको छोड़ देगा, ठीक है ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको निकालना चाहेंगे तो न्यूक्लियस क्या कहेगा कि थोड़ी सी एनर्जी दे करके हम इसको नहीं जाने देंगे, बहुत ज़्यादा घूस देनी पड़ेगी तभी छोड़ेंगे हम इसको। तो जब तक हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अब चलो, मान लिया हमको इस वाले को बाहर निकालना है, थर्ड वाले को। ऊपर से देखिए 1 2 30, इसको निकालना है जो थर्ड में है। इसके ऊपर एनर्जी लेवल है, उसके ऊपर एनर्जी लेवल है, उसके ऊपर जो एनर्जी लेवल है यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इसको हम बाहर निकालेंगे खींच के, तो जब ये यहाँ से चलेगा तो पहले आकर के इससे टकराएगा नहीं टकराएगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमको बाहर खींचना है, ये यहाँ पे गेट है इधर, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना है, तो जब ये जाएगा ऐसे तो पहले इससे नहीं टकराएगा वो, तब तो आगे गेट तक पहुँचेगा। हाँ, तो अगर वो इससे टकराएगा और ये अगर उसको आगे नहीं जाने देंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस पार निकल पाएगा? अगर ये वाले जो सेकंड लेवल पे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर नहीं जाने देंगे, रास्ता नहीं देंगे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, है ना? तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हम इसको पहली चीज़ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में दें, ठीक? और फिर जो उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको जाने भी दें, ये भी तो ज़रूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है? जब हम इसको एनर्जी देते हैं, मान लिया हमने इसको 10 जूल दे दिया, 10 जूल इसके पास आ गई पूरी। अब ये एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा और किधर जाएगा? अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में यही बताया जाता है कि जब एनर्जी एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, अपर वाले में जाएंगे। तो यहाँ से निकलेगा, ये ऊपर की ओर चलेगा और आ करके इससे टकराएगा। इससे क्यों टकराएगा? क्योंकि इसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, रास्ता क्लियर थोड़ी ना है, ठीक है? अगर ये इससे टकराएगा तो क्या होगा? टकराने का रूल क्या कहता है, कोलिजन लॉ क्या कहता है कि एक पार्टिकल जब चल के आता है और दूसरे से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये इसको आके ऐसे टक्कर मारेगा और इसके पास जो एनर्जी होगी वो इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी तो क्या होंगे? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? और वही जो वाइब्रेशन है वो बाहर आ जाते हैं।
कभी आपने सुना होगा भूकंप वाली जो एक प्रोसेस होती है, अर्थ जो है कांपने लगती है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे भूकंप किसे कहते हैं, तो नॉर्मल, जो आप बहुत ज़्यादा अगर समझदार नहीं हैं, नॉर्मल ज्योग्राफी को जानते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि जो अर्थ है उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं। जब प्लेटें चलती हैं आपस में ऐसे आके टकराती हैं, तो टकराने से वाइब्रेशन होता है, और वही वाइब्रेशन जब अर्थ की सरफेस में आता है तो हम लोग उसको भूकंप बोल देते हैं। ठीक है। फ़ोन में जो वाइब्रेशन होता है, अगर फ़ोन को पॉकेट में रख लो और वाइब्रेट करने लगे, तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन महसूस होता है? नहीं होता। कभी तकिए के नीचे फ़ोन को रख के सो जाइए और रात में किसी का फ़ोन आ जाए, तो वाइब्रेशन होता है? तो वो वाइब्रेशन आपको दिमाग तक महसूस होता है कि नहीं? सेम वही वाइब्रेशंस यहाँ हैं। ठीक है। और यही जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और यही फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है? कलर ऑफ वाइब्रेशन, कि ये जो वाइब्रेशन है ये किस कलर का होगा, रेड होगा, वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ये कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। समझ आया कि वाइब्रेशन कैसे बनते हैं? बोलिए। ठीक। तो इसको हो गया, पूरा कर लिया। ये मैक्स प्लांक ने बताई थी ये चीज़ें जो हमने आपको यहाँ पे लिखी हैं, कि दिस फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स कलर ऑफ वाइब्रेशंस। अब आगे देखिए, इसमें भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जो कलर्ड क्वांटा होते हैं इनको क्या कहा जाता है? फोटॉन। क्वांटा क्या होते हैं? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, है ना? उन क्वांटा में जब वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी कलर डिसाइड करती है। अब क्वांटा को जब कलर में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो फोटॉन और क्वांटा में क्या डिफरेंस है? फोटॉन्स आर द कलर्ड एनर्जी पैकेट्स, और क्वांटा क्या होते हैं? सिर्फ एनर्जी पैकेट होते हैं। photons have definite energy। इन photons के पास एक निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है। कितनी होती है? h न्यू के इक्वल। h न्यू, यहाँ पे h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू कहिए, या कहीं कहीं पर आपको f भी लिखा मिलेगा, स्मॉल f। तो क्वांटा क्या होते हैं? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। उन पैकेट्स में अगर कलर्ड वाइब्रेशंस हो रहे हों, रंगीन वाइब्रेशन अगर हो रहे हों, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं। रंगीन फ्रीक्वेंसी अगर किसी क्वांटा के अंदर है, तो उस क्वांटा को हम क्वांटा ना बुला करके बल्कि क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। फोटॉन जो होते हैं उनके पास फ्रीक्वेंसी होती है, कलर होता है, प्लस एनर्जी होती है। तीन चीज़ें होती हैं फोटॉन में। क्या क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी, कलर और एनर्जी। ठीक है। कलर एनर्जी तो कलर और फ्रीक्वेंसी तो हम लोग देख चुके हैं। एनर्जी जो होती है, फोटॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जी, वो कितनी होती है? तो एच न्यू के बराबर। एच न्यू का बराबर मतलब एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहां से भी वही चीज है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था। हेंस एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर आ गई? एच न्यू। ई बराबर एच न्यू। न्यू की जगह पर आप एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एफ लिखें चाहे न्यू लिखें। यहां से देखिए, ई बराबर एच न्यू, डेफिनेट एनर्जी इक्वल टू कितना? एच न्यू। ई बराबर एच न्यू हुआ।
ये ई क्या है? एनर्जी इन द क्वांटा और फोटोन, और किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। तो किसी भी फोटोन में कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू के बराबर या एच एफ के इक्वल। ठीक है। अगर आप एच को देखें, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। अगर आप एच को प्लांक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और इसको कांस्टेंट ले लें तो ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एफ के या न्यू के। कोई एक चीज लेके चलिए, चाहे एफ लेके चलिए चाहे न्यू लेके चलिए, एक ही चीज है। ठीक है। तो यहां से क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन है। फिर से वही कंडीशन आ गई कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, है ना? तो मान लीजिए आपके पास दो कलर के फोटॉन्स हैं, आपके पास दो कलर के फोटॉन्स हैं। ठीक है। एक कलर को हमने नाम दिया ए, दूसरे कलर को नाम दिया बी। ये दोनों कलर्स हैं। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए F1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है। दो फोटॉन्स है आपके पास, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए के पास ये कलर्ड फोटॉन है, याद रखिएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी फ्रीक्वेंसी है F2। और अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ये हम आपको कंडीशन दे रहे हैं। गिवन कंडीशन क्या है? F1 ग्रेटर देन F2। तो हमको जरा बताइए कि विच क्वांटा हैज मोर एनर्जी? किसके किसके पास ज्यादा होगी? ए के पास। अगर ए के पास एनर्जी ज्यादा है तो हम आपसे पूछें कि अगर ए के पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो ए किस कलर का होगा? अगर ई के पास एनर्जी ज्यादा है E2 से, तो ए का कलर क्या होगा? ब्लू नहीं हो सकता? ग्रीन नहीं हो सकता? बताइए, फिर आंसर दीजिए। अगर ए और बी दो हैं, फ्रीक्वेंसी ए की ज़्यादा है, F1 ग्रेटर देन F2 है, तो एनर्जी E1 ग्रेटर देन E2 है, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ए और व्हाट इज द कलर ऑफ बी? क्या एनर्जी से आप कलर बता सकते हैं? सोचिए ज़रा। नहीं बता सकते। डेफिनेट कलर नहीं बता सकते। हाँ, आपको दो से तीन कलर दिए होते तो आप मिक्सचर में देख लेते, विबग्योर में, और बता देते। तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमको फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है। या फ्रीक्वेंसी हमको सिर्फ एनर्जी बताता है कितने क्वांटिटी में है, वो ये डिसाइड करके नहीं बताता है कि किस कलर का होगा। ठीक है। चलिए। सो यहां से देखिए, देयर फोर ई इक्वल टू एच न्यू, और एच इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? ई अपॉन एफ। हम एफ लेके चलते हैं, न्यू लेके नहीं चल रहे हैं। आप न्यू से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच इक्वल टू क्या आ गया? ई अपॉन एच, ई अपॉन एफ, सॉरी। एनर्जी ई क्या है? एनर्जी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्स। जूल्स पर हर्ट्स क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट की यूनिट। प्लांक कांस्टेंट एच की यूनिट क्या होती है? जूल पर हर्ट्स। अब ये तो पूरा जो आपने यहां तक किया है, ये तो यहां तक आपने पूरा प्लांक का हाइपोथेसिस पढ़ लिया। इतना सारी चीजें तो प्लांक ने बताई। ठीक है। तो प्लांक के कहने के अनुसार एक क्वांटा होता है, क्वांटा के पास कुछ कलर्स होते हैं, वो कलर उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं। ठीक है। कलर्ड क्वांटा क्या कहलाते हैं? फोटॉन कहलाते हैं। एक अगर फोटॉन है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी एक डेफिनेट होगी, ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। वो डेफिनेट एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। अब ये जो एच न्यू है, ये एक पैकेट के पास, एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। अगर हमारे पास दो फोटॉन है तो कितनी होगी? अगर एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू के बराबर। जैसे ये एक फोटॉन मान लीजिए है, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी?
एच न्यू या एच एफ, अगर 2 फोटोन है तो कितनी होगी? अगर एक फोटोन है, बहुत ध्यान से सुने, थोड़ी सी हाई स्कूल वाली 9th वाली मैथमेटिक्स लग रही है। अगर एक फोटोन है तो कितनी एनर्जी? एच न्यू या एच एफ कह लीजिए। तो 2 फोटॉन्स अगर होंगे तो कितनी एनर्जी होगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 3 होंगे तो 3 से कर दीजिए। अगर हमारे पास 10 फोटॉन्स हैं तो 10 एच न्यू के बराबर एनर्जी होगी। अगर हमारे पास n फोटॉन्स हैं तो बताइए, फॉर n फोटॉन्स, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी? एच न्यू। 2 के पास 2 एच न्यू, 3 के पास 3 एच न्यू, तो n फोटॉन्स के लिए कितनी होगी? n एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू n एच न्यू, या इसको आप कह सकते हैं और f। यहां पे n क्या है? व्हाट इज n हेयर? n यहां पर क्या कहलाएगा? हाँ, एनी इंटीजर कह लीजिए, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बता सकता है ये। ठीक है, तो लिख लीजिए n इज इंटीजर। चलिए, तो ये था प्लांक की हाइपोथेसिस। अब प्लांक की हाइपोथेसिस क्या पूरी तरीके से सही थी? प्लांक की हाइपोथेसिस पूरी तरीके से सही नहीं थी। कुछ गलतियां थी। क्या गलती थी? प्लांक में गलती क्या थी पहले वो देखिए, फिर उस गलती को सुधारा किसने वो देखिए। प्लांक की गलती देखिए क्या थी। तो गलती पता करने के लिए पहले हम ये पता करेंगे कि प्लांक ने हमको बताया क्या, तब तो उसमें गलती निकालेंगे। फिर उनकी बात तो सुननी चाहिए हमको। तो प्लांक की गलती क्या है? प्लांक ने हमको बताया कि हमारे पास बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से इसमें भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, बाहर वाले को नहीं निकालना चाहते हम इसको निकालना चाहते हैं। तो हम इसको एनर्जी देंगे, ऐसा प्लांक ने बोला, एनर्जी दोगे बाहर आ जाएगा, हम इसको एनर्जी देंगे। ठीक, मान लिया हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई कर सकता है सोर्स, वो कितना है? 10 जूल, इससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। तो हम वही सोर्स लेकर के आए और हमने इसको यहाँ पे लगा दिया हीट करने के लिए। जब इसको हीट करने के लिए लगा दिया तो फिर ये क्या करेगा? अपनी सारी एनर्जी पूरे एटम को ट्रांसफर कर देगा। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमको बाहर चाहिए तो हम उसको 10 जूल एनर्जी दे करके बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस 10 जूल को जब पूरा का पूरा सप्लाई कर देते हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। ठीक, ये पहली प्लांक की गलती। प्लांक ने क्या बोला? एनर्जी दोगे कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर आ जाएगा। तो हम जब कोई भी निकाल सकते हैं तो ये भी तो निकाला जा सकता है, और ये वाला भी निकाला जा सकता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से। ठीक, अगर हम प्लांक की बात को मान के चलें तो इस 10 जूल से हम इसको भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, और अगर हमारा मन करे तो हम अंदर वाले को भी निकाल सकते हैं। बस न्यूक्लियस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन जब हम 10 जूल इसको पूरी सप्लाई कर देते हैं, जब लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए तो क्या पता चला कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हम चाहते थे बिल्कुल अंदर वाला, वो बाहर नहीं आ रहा। ये पहली गलती हुई। उनका कहना था एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। हम फिर से प्लांक के पास गए, हमने कहा देखो सर जी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और उन्होंने बताया नहीं हमको, भगा दिया लैब से, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, जब हमको भगा दिया तो हमारे दिमाग में सवाल तो रह ही गया ये कि आखिरकार ये क्यों नहीं बाहर आ रहा था। तो हमने कहा कि प्लांक के अंदर ये गलती है कि प्लांक हमको नहीं बता पाई ये चीज़ कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ रहा। फिर हमने किसी और से पूछा, उसने हमको बताया कि यार तुम एक काम करो कि 10 से 20 कर दो, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए।
तो हमने क्या किया, इस सोर्स को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे सोर्स से जो कितनी सप्लाई कर सकता है, 20 जूल, जस्ट डबल। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 20 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। हमको प्लांक की गलती पकड़ में आ गई। क्या गलती प्लांक की हुई कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। कितनी एनर्जी देने से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ये प्लांक ने नहीं बताया। ठीक है ना, ये पहली गलती उनकी हुई। ठीक है, गलती समझ में आई। इसी गलती को दूर किसने किया था आगे चल के, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक, और उसी को आइंस्टीन की थ्योरी हम लोग बोल देते हैं। ये गलती है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन की नई थ्योरी में। चलिए अब आते हैं आइंस्टीन हाइपोथेसिस, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन का देखिए, जब प्लांक की गलती हो जाती है तब आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन भी कि क्या होता है ये। अब पहले बात तो मैक्स प्लांक की गलती आपकी समझ में आ गई। उस गलती को किसने पकड़ा, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने उसको बहुत ध्यान से उनकी थ्योरी को पढ़ा, प्लांक की थ्योरी को, और फिर उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन दिए। तो जरा आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। हमारे पास ये मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस में बहुत सारे एटम्स होते हैं। मान लेते हैं ये एक एटम है जो मेटल की सरफेस में है। ये एक एटम है जो इस सरफेस में रहेगा। ठीक है, इस एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके आसपास जो ऑर्बिट्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होता है उसको बाहर निकालना उतना ही आसान होता है। कम एनर्जी दे करके हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर है। हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं एटम को, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है बड़ी आसानी से। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करके, हीट एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके भीतर था तब तक ये बंधा हुआ था न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए। अब ये बंधा नहीं रह गया, एनर्जी मिलने के बाद एक्साइट होगा, ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा, और जब ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, हीट सप्लाई करके। ठीक है, अगर ये एक एटम के साथ ये प्रोसेस हो रही है तो इस मेटल की सरफेस में तो बहुत सारे एटम्स होंगे और सबके साथ सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके पास 1 2 3 4 5 6, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल की सरफेस के पास 6 क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कहाँ से आए, इस थ्योरी से आपको पता चलता है। ठीक है, तो हम ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीधे बता रहे हैं कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, मेटल की सरफेस। अब क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके पास काम क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, क्या ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच गया तो वो चक्कर नहीं लगा रहा, उसकी इच्छा है, वो चाहे तो लगा सकता है और चाहे तो यहाँ वहाँ रैंडम मोशन कर सकता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर मूवमेंट करने को बंधे नहीं हैं, बाउंड नहीं हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये फ्री हैं, तो इस सरफेस में चारों ओर यहाँ वहाँ रैंडम मोशन कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल जब चलता है तो उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इनके पास, सबके पास क्या रही होगी, एनर्जी रही होगी ना।
कितनी और कहाँ से आई वो एनर्जी और कौन सी एनर्जी। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से राउंड राउंड मोशन कर रहा था तो इसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी थी ताकि ये मोशन कर सके। ठीक, फिर हमने इसको बाहर से हीट कर दिया, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी। उस एनर्जी को पाने के बाद ये यहाँ से कूद करके बाहर आ गया। जब ये यहाँ से कूद करके बाहर आया तो ऑर्बिट तो इसने छोड़ दिया, लेकिन ये बाहर जैसे निकला, जैसे ऑर्बिट से बाहर निकला, तुरंत न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को महसूस हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है हमको। उसके दिमाग में घंटी बजी, उसने तुरंत अपना फोर्स जो था, पॉजिटिव फोर्स, उसको बढ़ाया और बढ़ा करके इसको वापस खींचने की कोशिश किया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे बाहर निकलने की कोशिश में आता है, तुरंत ये प्रोटॉन इसको ज़्यादा फोर्स लगा करके वापस खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने हीट एनर्जी दी है अगर वो ज़्यादा है तो फिर ये पॉजिटिव जो फोर्स लगा रहा है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इस वाले फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके, छोड़ के बाहर निकल आता है। ठीक है, जब ये बाहर निकलता है तो इसके पास बाहर निकलने के बाद जो मूवमेंट करना होता है, वेलोसिटी जो उसके पास होती है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिलती है। समझ रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट छोड़ने के बाद ये चाहता है कि वापस न्यूक्लियस को अगर ना खींचे तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, इसको बाहर जाने के लिए, वो हम लोगों ने दी है बाहर से। और ये जो एनर्जी वेलोसिटी है जो हमने इसको एनर्जी दी हुई है, ये क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसके पास क्या रही होगी? वेलोसिटी रही होगी। इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आगे की ओर निकल जाता है। तो ये एनर्जी इसके पास कहाँ से आती है? जो हमने इसको हीट दी है। अगर हमने हीट ना दी होती तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब अगर ये बाहर आ गया है, ठीक है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो किस रूप में होगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? होगी। अगर एक के पास है तो यहाँ सबके पास होगी। अब आगे देखिए, अगर सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो इस काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे होंगे? ये यहाँ वहाँ सब मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन। कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, सब यहाँ वहाँ रैंडम मोशन कर रहे होंगे। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे होंगे ये इस सरफेस के अंदर ही कर रहे होंगे। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पॉजेस नहीं करता है कि इस मेटालिक सरफेस को छोड़ के बाहर अपने आप निकल सके। ठीक है, मतलब उनके सबके पास एनर्जी तो रहती है लेकिन इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि वो इस मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ पाए, खुद से नहीं आ सकते। ठीक है, तो अभी भी इनके पास एनर्जी है लेकिन वो किस लिए है? केवल मेटल की सरफेस में मोशन करने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए हमने या इन इस मेटल की सरफेस को उठाया कमरे से और धूप में ला करके रख दिया। धूप में लाने का मतलब क्या है? कि इनके ऊपर लाइट पड़ रही है। ये जो लाइट पड़ रही है ये इन पर इंसिडेंट हुई। लाइट मतलब फोटॉन्स। लाइट का मतलब क्या है? फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल के पास क्या होता है? फोटॉन। फोटॉन मतलब एनर्जी। तो इनके पास एनर्जी होगी, लाइट के पार्टिकल्स हैं ये, इनके सबके पास एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? एच एफ के इक्वल। एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी, दूसरे के पास इतनी एनर्जी, तीसरे के पास इतनी एनर्जी, तो टोटल अगर नंबर ऑफ एन फोटॉन्स हैं तो कितनी एनर्जी होगी? एन एच एफ। ठीक है, इस एनर्जी को पाने के बाद ये आगे बढ़ेंगे और आकर के इस पे टकराएंगे सरफेस पे। ठीक, ये एनर्जी है। जब ये फोटॉन चल के आएगा, मान लिए पहला फोटॉन ये है, ये फर्स्ट फोटॉन है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? एच एफ होगी। एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच एफ। तो ये जब चल के आया और आ करके इस पे टकराया तो इसने इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी? एच एफ के बराबर। समझ में आ रहा है? इसके पास कितनी एनर्जी थी? एच एफ। इसको कुछ मान लीजिए, 2 4 10 जूल मान लीजिए।
ठीक है। और जब ये चल के आया तो किस पे टकराया? सरफेस पे। ये फोटोन था, इसके पास कितनी एनर्जी थी? एच एफ। ये मेटल की सरफेस है, ये चल के आया, आकर के ऐसे टकराया, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो किसको मिली? मेटल की सरफेस को। मिली कि नहीं मिली? और जब मेटल की सरफेस को एनर्जी मिली तो मेटल की सरफेस में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके पास पहले से कुछ एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एच एफ, और इनको ज़्यादा मिल गई। जब इनको ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये खटाक से बाहर आ गया। ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने इस मेटल की सरफेस को छोड़ दिया है, बाहर आ गया। ठीक। ठीक है। उसके बाद दूसरा फोटोन आया। जब दूसरा फोटोन आया तो उसके पास भी कितनी एनर्जी होगी? सेम अमाउंट में। वो आके इससे टकराया, उसने भी अपनी एनर्जी मेटल की सरफेस को दी, और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये भी बाहर आ गया। ठीक है। अब क्या होता है? तीसरा फोटोन आता है, ऊपर में फिर से टकराया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी बाहर आ गया। तो इन तीन फोटोन ने इन तीन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। ठीक। फिर क्या होता है? इसके पीछे ये वाला आया, या इसके पीछे एक और मान लीजिए फोटोन, चौथा वाला यहां पर था एक फोटोन, वो आ रहा है। और जब वो आया तो उसके पास भी कितनी एनर्जी थी? एच न्यू। और जब ये आकर के इससे टकराया तो क्योंकि ऊपर के सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके थे, तो अब यहां तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है जो बाहर आए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब नंबर तो इन्हीं का है ना बाहर आने का। तो जब ये फोटोन चल के आया तो इसने अपनी एनर्जी इनको दी, और इस फोटोन ने क्या देखा था कि इसके पहले जो फोटोन गया था उसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया था। तो वो ये सोचता है कि अगर हमसे आगे वाले ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो हम भी जब जाएंगे और मेटल की सरफेस से टकराएंगे तो हम भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, और हमारा भी नाम इतिहास में अमर हो जाएगा कि हम भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आए थे। ठीक है। यही सोच लेकर के वो यहाँ से चलता है और आकर के इस पे टकराता है। जैसे ही वो टकराता है मेटल के सरफेस पर, तो वो क्या देखता है कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, जबकि आ जाना चाहिए था। अभी जो प्रोसेस चल रही थी, फोटोन आएगा, एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, हो भी यही रहा था। लेकिन चौथे वाले फोटोन के साथ ये प्रोसेस नहीं हुई। ये चीज सबसे पहले आइंस्टीन ने देखी। प्लांक ने क्या बोला था? फोटोन आके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो प्लांक की थ्योरी बिल्कुल सही बैठ रही है। फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की बारी आई, तो जब फोटोन ने एनर्जी अपनी इनको दी तो ये बाहर नहीं आए। ये भी बाहर नहीं आया, ये भी नहीं आया, और इसके नीचे जो थे वो भी नहीं आए। आइंस्टीन के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा क्यों नहीं आए। उनको प्लांक की गलती समझ में आ गई। ठीक। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए यहां पे आइंस्टीन ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। आइंस्टीन ने कुछ चेंज किया। सेम मेटल की सरफेस ली, सेम मेटल की सरफेस ली, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे अपर वाले, ऊपर वाले, ये तो बाहर आ चुके थे तीनों, इनको बाहर निकालना रह गया है। यहाँ पे फोटोन भी आके गिर रहे थे, लाइट भी आके गिर रही थी, ये सब हो रहा था। अब आइंस्टीन ने क्या किया, देखिए, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, ठीक है, इनको बाहर निकालना है, इनको बाहर निकालना है। तो आइंस्टीन ने क्या सोचा कि हो सकता है कि ये जो फोटोन है इसके पास कुछ एनर्जी कम हो, जो लाइट आ रही है उसके पास कुछ एनर्जी कम हो। उन्होंने क्या किया, जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, जो लाइट पहले से आके इस पे गिर रही थी, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया। मात्रा मतलब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया।
इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। आइंस्टीन ने क्या किया, जो लाइट पहले से इंसिडेंट हो रही थी उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या तरीका हमारे पास, क्या तरीका है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। और क्या तरीका है, पावर नहीं बढ़ा सकते। अगर मान लो यहां पर एक बल्ब है, ठीक है, और वो 50 वॉट का था, 50 वॉट से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, बल्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है, हम 50 से उसको 100 वॉट कर देंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी सप्लाई बढ़ जाएगी ना। ठीक है, 50 से हमने कितना कर दिया, 100 वॉट कर दिया। अब 100 वॉट जैसे ही हमने किया, हमने मतलब आइंस्टीन ने जैसे ही किया, उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे पहले, अब वो भी आना शुरू हो गए। जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले थे 50 वॉट से, वो भी बाहर आना स्टार्ट हो गए। ठीक, लेकिन जो लेकिन केवल यही वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये अभी भी नहीं आए, सबसे नीचे वाले। आइंस्टीन ने फिर कुछ चेंज किया, उन्होंने 100 से फिर से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया, 150। अब की बार जो लाइट पड़ रही थी उन्होंने बढ़ा के कितनी कर दी, 150 वॉट कर दी, तो ये भी बाहर आ गए। इन तीनों डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस नजर, यही आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे। हमारे पास ये मेटल सरफेस है, सेम मेटल की सरफेस है, ठीक है, अगर हमें सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने थे, हमने 50 वॉट इंसिडेंट की, ठीक है, हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 50 वॉट। तो उससे हमको क्या पता चला कि केवल सबसे अपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बाहर आ रहे हैं, इसके नीचे वाले बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक, आइंस्टीन ने क्या किया, बल्ब की इंटेंसिटी को बदल दिया, ज्यादा हाई इंटेंसिटी के बल्ब को इंसिडेंट किया, सॉरी लाइट को इंसिडेंट किया, 100 वॉट। 100 वॉट से क्या हुआ कि जो सेकंड सरफेस के थे वो भी बाहर आना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी तीसरे वाले बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिर आइंस्टीन ने दोबारा क्या किया, इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, 100 से 150 कर दिया, तो जो तीसरे वाले थे वो भी बाहर आ गए। अब आइंस्टीन ने इन सब को आपस में मिला करके एक बहुत गजब की थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया कि अगर हमें सिर्फ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमको एक 50 वॉट के बल्ब की जरूरत पड़ेगी सिर्फ, है ना। अगर हमें सेकंड वाले एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें 100 वॉट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें थर्ड वाले को बाहर निकालना है तो हमें 150 की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये सोचें कि अगर आप 150 वॉट का बल्ब यहाँ लगा देंगे 50 की जगह पर, तो ये तो तीसरे वाले तो बाहर आ ही जाएंगे। आप यही तो सोचेंगे कि जब सबसे नीचे वाले बाहर आ रहे थे 150 से, तो बीच वाले और ऊपर वाले भी आ जाएंगे। तो सीधे हम बार बार अलग अलग इंटेंसिटी का बल्ब क्यों खरीद के लाए मार्केट से, हम सीधे 150 का ले आएं और लगा दें, और सब नीचे का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो ऊपर वाले भी आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा तो इसके सामने ये इलेक्ट्रॉन पड़ेगा और ये आकर के इससे टकराएगा, है ना। तो जब टकराएगा तो कुछ एनर्जी लॉस नहीं कर देगा। जब एनर्जी लॉस कर देगा वो, तो क्या उसको रिक्वायरमेंट जितनी एनर्जी की है बाहर निकलने के लिए, क्या उसके पास रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। और कुछ एनर्जी अगर कम पड़ गई तो वो इसी सरफेस के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। इसके साथ क्या प्रोसेस है, इसको अगर बाहर निकालना है तो इसके रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कोलाइड कर पाए, क्योंकि ऊपर के पहले इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ चुके हैं। तो ये जब एनर्जी पाएगा तो सीधे बाहर आएगा, विदाउट कोलिजन, विदाउट एनर्जी वेस्टेज, बिना एनर्जी के नुकसान के। तो जितनी एनर्जी हम इसको देंगे उससे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें इसको बाहर निकालना है तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमें ऊपर वाले को बाहर निकालना है तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
इसका मतलब क्या है, अलग अलग सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। यही किसका एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टीन का। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में हमको ये बताया कि हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही एनर्जी से सभी तरह के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते। अगर आप सोचें कि 50 वॉट से हम सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें कम खर्चे में, तो नहीं हो सकता। आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे का बल्ब खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। ठीक है। आइंस्टीन ने इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम दिया वर्क फंक्शन। ठीक। तो किसी भी मेटल की सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये आपको हो गया, समझ में आ गया ना पूरा? हटा दें? तो इनकी थ्योरी का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to eject, eject का मतलब होता है बाहर निकालना, to eject an electron from any metallic surface is called its work function. इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये है वर्क फंक्शन की डेफिनेशन कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में प्लांक की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और हमको जो मेन चीज़ दी वो क्या थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन। तो अब अगर आपसे को पूछे वर्क फंक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितने कम से कम एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फाई वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जो होता है फाई डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ सर मेटल। किसी भी मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है फाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल? इसका क्या मतलब हुआ, नोट कर लिया? चलिए हम इसको आप समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर दूर बंधे हैं और ये थोड़ा पास पास बंधे हैं, और हमें 5 ले लेते हैं, ये वाला बाहर निकालना है, ठीक, और इसमें से हमें ये वाला बाहर निकालना है, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी देंगे और हम मान लेते हैं कि हमने इसको उतनी एनर्जी दे दी जिससे ये बाहर आ जाएगा, मतलब मिनिमम एनर्जी अमाउंट में दी जिससे ये बाहर आ जाए। वो मेजर्ड क्वांटिटी है, वो लोग आगे डिस्कस करेंगे भी, वो हर मेटल की अलग अलग होती है। ठीक है, हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी जिससे ये बाहर आ सके, तो हमने इसको एनर्जी दे दी बाहर से, तो क्या ये तुरंत बाहर आ जाएगा? हमने एनर्जी इसको दी जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए इसको बाहर निकालने के लिए 3.6 जूल की ज़रूरत है, 3.6 जूल से बाहर आ सकता है, और हमने इसको 3.6 ही दे दी। ठीक, तो क्या बाहर आ जाएगा तुरंत? तुरंत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तुरंत बाहर? क्योंकि इसके बगल में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है, इसके बगल में ये वाला भी है, और दोनों आपस में बंधे हुए हैं, रस्सी से बांध के रखा है। इस रस्सी को हम लोग अपनी केमिकल भाषा में क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं ये। तो जितनी एनर्जी हमने इसको दी, ठीक है, मतलब अगर ये 3.6 से बाहर आ सकता है, तो जब हम इसको 3.6 जूल एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को खर्च किस में करेगा? सबसे पहले इसका क्या काम करना होगा? इसको, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, अपने बंधन को तोड़ना होगा, और उसके बाद ये बाहर आएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यहां से बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 3.6। और अगर हम इसको एग्जैक्टली 3.6 ही दे रहे हैं तो ये बाहर नहीं आ सकता। रीज़न क्या है कि जब इसको हम बाहर से एनर्जी देंगे तो कितनी दे रहे हैं? 3.6। और सबसे पहले इस एनर्जी को पाने के बाद ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, इनसे इनसे अलग हो रहा होगा, तो कुछ एनर्जी को खर्च कर देगा ये बॉन्ड को तोड़ने में। तो खर्च जो एनर्जी करेगा वो लाएगा कहाँ से? है तो वही, उसी एनर्जी में से तो खर्च करेगा। तो अगर 3.6 में से मान लीजिए 0.6 जूल एनर्जी केवल इन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो गई, तो अब कितनी बची इसके पास? 3 जूल, है ना? जब ये बाहर आएगा 3.0 जूल लेकर के, तो क्या बाहर आ सकता है ये? नहीं आ सकता, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट कितने की है? 3.6 की। अब इसके पास कितनी बची है? 3 जूल। तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, बॉन्ड तो टूट जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा मेटल के सरफेस से। तो हम क्या करें? क्या तरीका हमारे पास है? अब बढ़ा देंगे, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उससे थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। कितनी? मान लीजिए 3.6 की रिक्वायरमेंट है, हमने इसको 4 जूल दे दिया। इसको बाहर निकालने के लिए कितना चाहिए है? 3.6 जूल। हमने कितना दे दिया? 4 जूल। तो बचा जो 0.4 जूल है वो काहे में खर्च करेगा ये? बॉन्ड को तोड़ने में। तो सबसे पहले जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उस एनर्जी को किस में खर्च करता है ये? अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को दूर करने में, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में। जगह भी तो बनाएगा बाहर आने के लिए, बताइए। ठीक, चलिए 4 जूल से ये बाहर आ गया, हम इसके पास आए, हमने इसको भी 4 जूल दी, क्या ये बाहर आएगा? अब ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो इसको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग, सॉरी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसकी बॉन्डिंग दूर दूर है। तो 0.6 जो था वो खर्च करके तो इसने बॉन्ड तोड़ दिया। क्या वही 0.6 खर्च करके ये बॉन्ड तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इसके बीच की बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग है, नज़दीक है ना? इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तोड़ने के लिए। तो मान लीजिए इसने दोनों बॉन्ड को तोड़ने में 2 जूल एनर्जी वेस्ट कर दी, ख़त्म कर दी इन बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो बची कितनी? 2 जूल। चाहिए कितना था? 3। है इसके पास कितनी? 2। क्या बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके हम इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इससे हम लोग क्या समझ में पाए
कि अगर हमें इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें कुछ अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हमें इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें कुछ अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये कैसे पहचानेंगे? उनके बीच की बॉन्ड को देख करके, है ना। जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब क्या किसी मेटल की सरफेस में हमको बॉन्ड दिखते हैं? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको किसी मेटल को कितनी एनर्जी देनी है? क्या कैसे पता लगाएंगे? क्या तरीका हमारे पास? जितनी ज्यादा स्ट्रांग उतनी ज्यादा एनर्जी, है ना। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना बॉन्ड वीक उतनी एनर्जी कम। स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड कैसे पहचानते हैं? मेटल्स देखिए, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, नॉन मेटल्स वीक बॉन्ड होते हैं। केमिस्ट्री में पहचानिए, होता है। तो अगर हमारे पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है और हमें दोनों से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हम क्या सोचेंगे कि जो मेटल है उसकी बॉन्ड कैसी होगी? स्ट्रांग होगी, हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो नॉन मेटल है, वीक बॉन्ड है, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो क्या मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी एनर्जी हम देंगे उसको? जैसा मेटल वैसे एनर्जी। बताइए, होता है। तो वही तो लिखा है, फाई वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। समझ पाए? मेटल्स में भी तो अलग अलग श्रेणी होती हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक मेटल है सीजियम। सीजियम सीजियम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मतलब वही फाई। एक मेटल होता है पोटेशियम। इसके लिए वर्क फंक्शन होता है 2.30। अब एक बात बताइए, जरा दोनों की वैल्यू को देखिए। सीजियम के लिए कितना? 2.14। पोटेशियम के लिए कितना? 2.30। इसका क्या मतलब है? अगर हमें सीजियम का मेटल हमारे पास दिया हो और पोटेशियम का मेटल दिया हो और सीजियम के मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इतनी ही एनर्जी दे करके हम पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2.30, कुछ ज़्यादा। ठीक है। इसी तरीके से अगर सोडियम हो, ये आप नोट कर लीजिए। सोडियम Na, इसके लिए होती है 2.75। कैल्शियम हो, इसके लिए वर्क फंक्शन होता है 3.20। और प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है 5.65। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड हेयर आर मेटल्स। तो ये है एक चार्ट जो बताता है कि अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग है। और ये किस पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन? मेटल्स के नेचर पर। नेचर मींस बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप प्लेटिनम का देखें मेटल और सीजियम का देखें तो इन दोनों मेटल्स में बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग प्लेटिनम में, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लेटिनम के लिए देनी पड़ रही है। ठीक है।
समझ आया? चलिए ठीक है, नोट कर लिया, हटा दें। देखिए, ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, हमने इसको बाहर से एनर्जी दी, कितनी, एच न्यू के बराबर, और ये इस पे टकराया और टकरा के बाहर आ गया। ठीक, जब ये बाहर जा रहा होगा तो चल के जाएगा, है ना, बाहर जाएगा, चल के जाएगा ना। अगर चल के जाएगा तो इसके पास क्या रहेगा, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है कि नहीं होता, होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, और अगर मास और वेलोसिटी दोनों हैं तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, और अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसके पास आखिरकार कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमको देखना है। ठीक, कितनी होगी, देखिए, हमने इसको एनर्जी दी, मान लीजिए 10 जूल, सपोज कर लीजिए 10 जूल हमने इसको सप्लाई किया लाइट से, फोटोन से। एक फोटोन इसको दिया, फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी, 10 जूल। ये 10 जूल पूरी की पूरी आकर के इलेक्ट्रॉन को मिल गई। ठीक, तो ये 10 जूल जो एनर्जी इसको मिली, और इससे अगर ये बाहर आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन को 10 जूल मिली और इससे बाहर आ गया, तो ये 10 जूल एनर्जी क्या कहलाएगी, यहां पर वर्क फंक्शन कहलाएगी। बताइए भाई, है ना। फोटोन के पास एनर्जी थी एच न्यू, मतलब कितना, 10 जूल। 10 जूल से अगर ये बाहर आ गया, अगर 10 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्क फंक्शन ही तो कहलाता है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। इसके पास अभी फिलहाल कितनी एनर्जी है, 10 जूल। अब ये बाहर आएगा, तो जब ये बाहर आएगा तो इसके आसपास और भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनसे टकराएगा तो कुछ एनर्जी लॉस कर देगा, है ना। ठीक है, लॉस करने के बाद जब ये बाहर आएगा तो सपोज कर लीजिए इसके पास 8 जूल बची, हमने कितनी दी थी, 10, बाहर आ गया, कितनी बची, 8 जूल। तो बाकी का 2 जूल कहाँ गया, हमने इसको दिया 10 जूल, बाहर आने के बाद इसके पास कितनी है, 8 जूल, तो बाकी का 2 जूल कहाँ गया। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्या है कि जो ये 8 जूल एनर्जी अब इसके पास है, इस एनर्जी का ये करेगा क्या। 10 जूल इसको मिली, किसमें खर्च किया इसने, बाहर आने में, है ना। बाहर आने में इसने कितनी खर्च कर दी, 2 जूल। इसके पास बाहर कितनी एनर्जी है, 8 जूल। ये इस 8 जूल एनर्जी का क्या करेगा, बचा के रख लेगा, है ना, बचा के रख लेगा। क्या करेगा उस एनर्जी का ये, तो ये उस एनर्जी का क्या करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूम्स इन मोशन। जो 8 जूल एनर्जी इसके पास है, ये इस एनर्जी का क्या करता है, मोशन करने में खर्च करता है। मोशन करना मतलब वेलोसिटी को गेन करने में, और अगर वेलोसिटी को गेन करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी। तो अब सीधे से कहिए कि 8 जूल एनर्जी इसके पास किस रूप में रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गए। अब जरा इसको समझिए ध्यान से, हमने दी कितनी, 10 जूल, 8 जूल इसके पास बची, ये किसमें इसमें खर्च की, काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। तो बाकी का 2 जूल कहाँ गया, 10 था, 8 अब इसके पास है, 2 जूल कहाँ गया, 2 जूल कहाँ गया भैया,
किसी काम में खर्च किया होगा? काहे में खर्च किया? आपको 100 रुपये दिए जाएं, आप घर में लाके 80 रुपये वापस कर दें, तो मम्मी पूछेगी नहीं बाकी के 20 रुपये कहाँ खर्च कर दिए? तो बताओगे नहीं? नूडल खा लिए? नहीं बताओगे तो मार पड़ेगी। तो बताना पड़ेगा ना। तो बताइए, इसने 2 जूल एनर्जी कहाँ खर्च कर दी? बाहर निकलने में, है ना। बाहर निकलने का मतलब क्या है? इसको कितनी रिक्वायरमेंट थी बाहर निकलने के लिए, सोचिए ज़रा। कितनी? 2 जूल। हमने इसको 10 दिया, 8 इसके पास अभी सलामत है नहीं है, तो कितनी खर्च कर दी रास्ते में? इसको क्या चाहिए था? 2 ही जूल तो चाहिए था बाहर निकलने के लिए। तो इसके लिए वर्क फंक्शन कितना हुआ? 2 जूल। 10 जूल थोड़ी ना हुआ। ठीक, समझ में आ गया वर्क फंक्शन। 10 जूल फिर क्या है? उस फोटोन की एनर्जी है, एच न्यू की एनर्जी है जो हमने इसको दी है। ठीक। और ये बची हुई क्या है? 8 जूल। 8 जूल को हम क्या नाम दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी, ई के। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 जूल। ठीक है। ये किसके बराबर आती है? बहुत ध्यान से देखिए। हमने टोटल कितनी सप्लाई की थी इसको? एच न्यू मतलब 10 जूल। सप्लाई की थी कितनी? एच न्यू। या इसको एच एफ भी कह सकते हैं, एफ लिख सकते हैं आप। एफ लिख लीजिए, एनसीईआरटी में एफ लिखा हुआ है। ठीक है। एच एफ हमने दिया। ठीक। उसमें से बाहर निकलने में कितनी खर्च कर दी? 2 जूल। वही क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। तो माइनस का वर्क फंक्शन। इस स्टेटमेंट को देखिए। 8 जूल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई? 8 जूल है इसके पास, अभी सलामत है। हमने टोटल कितनी दी थी? 10। और इसमें से क्या किया इसने? 10 दिया था, उसमें 2 बाहर निकालने में खर्च हो गया। तो 10 - 2 बराबर कितना? 8। वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। अगर आप किसी भी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करेंगे? टोटल गिवन एनर्जी माइनस क्या? फाई। फाई मतलब वर्क फंक्शन, है ना। जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, जितने फोटोन उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से अगर वर्क फंक्शन को बाहर निकाल दें तो जो उसके पास बचेगी वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। यही तो हुआ। हमने 10 दिया, इसके पास 8 अभी भी सलामत है। हमने इसको 10 दिया, 8 सलामत है। 10 और 8 बचा कितना? 2 जूल। तो 2 जूल माइनस करेंगे तभी तो 10 में से 8 जाए, 2 जाएगा तभी तो 8 बचेगा। तो वही आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सप्रेशन कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है। ई के क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फाई क्या है? वर्क फंक्शन। ठीक है। तो टोटल गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बता सकते हैं? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बताइए भाई। अच्छा, आइंस्टीन को आप लोग जानते हैं? नाम सुना है? क्यों जानते हैं आप उनको? उन्होंने ऐसा क्या किया है?
बल्ब का इन्वेंशन किया? थॉमस एल्वा एडिसन थे बल्ब के आविष्कार करने वाले। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। लाइट का आविष्कार किया। करंट। आइंस्टीन को आप क्यों जानते हैं भाई? बताइए। हम लोग इतिहास में आइंस्टीन को क्यों याद रखते हैं? कोई तो उन्होंने कुछ खास काम किया होगा। बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बताया था कि इंसान चाहे तो लाइट की स्पीड से आगे और लाइट की स्पीड से पीछे जा सकता है। E बराबर एम सी स्क्वायर। दैट मीन्स एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी और मास को आपस में बदला जा सकता है, जबकि स्पीड से चलें तो, है ना। जबकि हम लोग अभी तक क्या जानते थे कि मास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई भी चेंज चाह कर भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग मास को पढ़ते क्या है, इट इज़ अ फंडामेंटल टाइप ऑफ क्वांटिटी। बट आइंस्टीन एक्सप्लेन दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, बट विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। कुछ सुधारों के साथ और कुछ नियमों के तहत हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने इक्वेशन दी थी, E बराबर। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपना वर्क फंक्शन वाली इक्वेशन दी, जो अभी हम लोगों ने आगे पीछे पढ़ी है, कि E के बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव। जब ये इक्वेशन उन्होंने दी आइंस्टीन ने, तब लोगों को समझ में आया कि आइंस्टीन के पास दिमाग है, और उन्होंने इस पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया। देना इस पर चाहिए था, जो आज भी रिलेवेंट है, आज भी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन मिला उनको इस पर। क्यों मिला, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसके लिए उनके पास सबूत था, लोगों ने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी थी। इसको प्रैक्टिकली अभी तक नहीं देखा गया है। अभी तक ऐसे कोई ट्रेन ही नहीं बना पाया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बना पाया गया जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है। ये दोनों आइंस्टीन का योगदान है साइंस फिजिक्स में, लेकिन इस पर उनको नोबेल मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इसका आगे यूज़ होगा। ठीक, चलिए अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब।